नमस्कार दोस्तों, करियर फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारतीय संविधान की विशेषताएं, यानी साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या आप इसको संविधान के मूल लक्षण भी बोल सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि भारत के संविधान में वो कौन कौन से उपबंध हैं, वो कौन कौन से प्रावधान हैं जो इसे दूसरे देशों के संविधान से भिन्न बनाते हैं। हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कैसे इस विविधतावादी देश में सभी लोगों को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान का निर्माण किया था। आप सभी जानते हो कि भारत एक विविधतावादी देश है, जहां पर भाषा की विविधता है, जहां भौगोलिक विविधता है, जहां जाति की विविधता है, धर्म की विविधता है। इतनी सारी विविधता होने के बावजूद भी हमारा देश एकजुट है, हमारा देश में अखंडता है, एकता है। ये कैसे पॉसिबल है दोस्तों? ये अगर पॉसिबल हो पाया है तो हमारे संविधान की वजह से हो पाया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी खूबसूरती से हमारे संविधान का निर्माण किया है, इस वजह से हो पाया है। तो इस पूरे लेक्चर में आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोग इस लेक्चर के माध्यम से पूरे संविधान को एक दृष्टि में देख सकते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था प्रियम्बल, प्रस्तावना, और प्रस्तावना में आपने संविधान का सार देखा था। आप लोगों ने देखा था कि प्रस्तावना के अंदर भारत की प्रकृति थी कि भारत कैसा होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा, भारत एक लोकतंत्र होगा, गणतंत्र होगा, समाजवादी होगा। आपने प्रस्तावना के अंदर संविधान के उद्देश्य देखे थे कि संविधान का उद्देश्य क्या होगा। उसी प्रकार से इस लेक्चर में आप लोग पूरे संविधान के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसको समझेंगे। दोस्तों, ये लेक्चर दो पार्ट में आएगा। ये जो चैप्टर है भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये दो पार्ट में आएगा। पहला पार्ट आप लोगों को YouTube और Facebook पर भी उपलब्ध होगा, और दूसरा पार्ट हमारे कोर्स में उपलब्ध होगा। जो लोग हमारे JPSC मेंस बैच को ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है, वो लोग इस पार्ट को ऐप में या हमारे वेबसाइट में देख सकते हैं। और जो लोग अब तक हमारे कोर्स से नहीं जुड़े हैं, वो जुड़ने के लिए हमारे ऑफिशियल नंबर 7070802888 पर कांटेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.careerfoundation.org.in पर विजिट कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज का जो लेक्चर है दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया कि इसमें हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में। भारतीय संविधान जब से अपनाया गया है वर्ष 1949 से, तब से इसमें कई संशोधन हुए हैं। अमेरिका का संविधान जो 250 सालों से अधिक हो चुका है, उसमें उतने संशोधन नहीं हुए जितने भारतीय संविधान में 70 सालों में संशोधन हो गए हैं। इन संशोधनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत बड़े संशोधन हुए थे। उससे पूर्व वर्ष 1973 का केशवानंद भारतीवाद भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि केशवानंद भारतीवाद ही वह केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने संसद की संशोधन करने की असीमित शक्तियों को नियंत्रित किया था। आप जब मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 13 में
सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिला हुआ है कि वो न्यायिक समीक्षा कर सकती है। कोई भी कानून अगर संसद बनाती है तो उसकी समीक्षा कर सकती है। वो जो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति थी वो मौलिक अधिकारों से संबंधित थी कि मौलिक अधिकार में अगर कमी किया जाता है या मौलिक अधिकारों को खत्म किया जाता है तो उसकी समीक्षा करेगी और उस पर रोक हमारी सुप्रीम कोर्ट लगा सकती है। लेकिन जब केशवानंद भारती केस का फैसला आता है तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसने पूरे संविधान के अंदर, पूरे संविधान में जो भी प्रावधान है उसमें संशोधन करने की क्या सीमा हो सकती है उसको सीमित करने का काम किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद जो चाहे संशोधन कर ले, मगर संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूलभूत ढांचा है, उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत ढांचा का कॉन्सेप्ट 1973 का केशवानंद भारती वाद में दिया था, और यह मूलभूत ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड कौन करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है दोस्तों, क्योंकि संविधान के जो शब्द हैं उसकी व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए ध्यान से, भारतीय संविधान की विशेषताएं, पहली जो विशेषता है वो यही है जो हम लोग शुरुआत से जानते हैं, आप भी जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, कई लोगों को लिखित संविधान अलिखित संविधान समझ में नहीं आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिखित और अलिखित संविधान क्या होता है। लिखित के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, अलिखित के बारे में पहले आपको समझाता हूं। देखिए, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अमेरिका का भी लिखित संविधान है, लेकिन ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान किसको बोलते हैं दोस्तों? वैसा संविधान जिसके लिए कोई संविधान निर्मात्री सभा का गठन नहीं किया जाता। जैसे कि हमारे संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा गठित हुई थी, क्योंकि देश का शासन चलाना है तो उससे पहले ही सारे नियम कानून तय हो गए थे। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है दोस्तों। ब्रिटेन में जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं वही लोग जरूरत के हिसाब से कानून बनाते चले जाते हैं और जरूरत के हिसाब से उसको लागू किया जाता है। उसकी कोई तिथि नहीं होती, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं होता कि हाँ ब्रिटेन का संविधान इस दिन लागू हुआ है, इस दिन बना है। ठीक है, तो वही बातें यहां पर लिखी गई है दोस्तों। अलिखित संविधान उस संविधान को कहते हैं, देखिएगा, इसके लिए किसी संविधान निर्मात्री सभा की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। किसी संविधान निर्मात्री सभा का गठन इसके लिए नहीं किया जाता है, बल्कि यह जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं ना, उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। इसके निर्माण की ना कोई तिथि होती है और ना लागू होने की कोई तारीख होती है। समझे? ये क्या होता है, ये जैसे जैसे बनता जाता है लागू होता जाता है। और इस तरह का संविधान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या? ब्रिटेन का संविधान। अब अगर आप लोग अलिखित संविधान समझ गए तो लिखित समझ में आ गया होगा। लिखित संविधान में एक संविधान सभा गठित होती है, संविधान निर्मात्री सभा गठित होती है और पहले ही सारे नियम कानून तय कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोग को? चलिए, भारत और अमेरिका का संविधान कैसा है? लिखित है। अमेरिका का संविधान सबसे पुराना लिखित संविधान है, तो भारत का संविधान जो है वो क्या है? सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान जो दोस्तों, जैसा कि पहली विशेषता आप लोग पढ़ रहे हैं कि भारत का संविधान बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, बहुत बृहद है। क्यों है? इसका कारण भी आप लोग को जानना होगा। अभी वर्तमान में और मूल संविधान में देखें तो मूल संविधान में क्या क्या था? मूल संविधान के अंदर क्या क्या था? मूल संविधान में एक प्रस्तावना था, 22 भाग था, 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, एक आपका क्या था? प्रियम्बल था। प्रियम्बल ये आपका शेड्यूल हो गया, सॉरी पार्ट हो गया।
ये क्या हो गया? पार्ट। ये हो गया आपका शेड्यूल और ये हो गया आपका आर्टिकल। ठीक है, तो मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में एक प्रस्तावना था, 22 भाग था, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन 2021 में काफी परिवर्तन हो गए हैं दोस्तों, क्योंकि इतने सारे संशोधन होते आ रहे हैं। 2021 की बात करें तो 2021 में आप देख सकते हो, एक तो प्रस्तावना तो एक ही है, भाग हो गया है 25। ठीक है, 26 था लेकिन एक घट गया है, तो यहां पर 26 भाग है अभी वर्तमान में। अप्रोक्सीमेटली 448 आर्टिकल हैं अभी हमारे संविधान में और 12 अनुसूचियां हैं, 4 अनुसूचियां बाद में ऐड हुई हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा संविधान कितना बड़ा है, इतने इतने आर्टिकल हैं, इतने शेड्यूल हैं, इतने पार्ट हैं। अब हम लोग को यह जानना है दोस्तों कि ये इतना बड़ा है कैसे। ये तो आप समझ सकते हो ना, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों है, तो इसका कारण है। इसका कारण एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला कारण दोस्तों कि भारत का विस्तार या भारत की भौगोलिक विविधता बहुत अधिक है ना। भारत की भौगोलिक विविधता पहला कारण है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि चूंकि भारत में उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम चले जाओ तो बहुत जलवायु की विविधता है, मौसम की विविधता है, जलवायु की विविधता है। उत्तर में चले जाओ तो हिमालय है, दक्षिण में क्या है? समुद्र तट है ना। पूर्व में भी चले जाओ तो पर्वत वगैरह है, हिमालय ही घिरा हुआ है। पश्चिम में चले जाओ तो मरुस्थल है, रेगिस्तान है। तो ये भौगोलिक विविधता है। दूसरी चीज देखें तो भाषा बदलता है, कितने सारे भाषा हैं भारत के अंदर, तो सभी भाषाओं को संरक्षित भी रखना है, सभी भाषा बोलने की आज़ादी लोगों को देनी है ना। तो भाषा की विविधता है। भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं, कई जाति के लोग रहते हैं, तो इस वजह से सभी को ध्यान रखा गया है, सबका ख्याल रखा गया संविधान में। इसी वजह से भारत का संविधान जो है इतना बड़ा है, एक कारण। दूसरा कारण यह है बड़ा होने का, ऐतिहासिक कारण भी है कि क्योंकि जो प्रावधान लिए गए हैं ना, ज्यादातर प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 से ज्यादातर प्रावधान लिए गए हैं, जो अपने आप में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन था, समझे। 1935 का जो संविधान था वो पहले से ही बहुत बड़ा था और उसी के प्रावधान भारत के संविधान में ज्यादातर शामिल किए गए हैं। यह भी वजह हो गया कि भारत का संविधान इतना बड़ा है। बड़ा होने का और क्या वजह है दोस्तों? भारतीय संविधान के बड़ा होने का एक और बड़ा कारण यह है कि यहां पर केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। ठीक है, केंद्र और राज्य के जो भी प्रावधान है वो एक ही संविधान में चीजों को लिखा गया है, यह भी बड़ा होने का कारण है। भारत का संविधान इतना बड़ा इसलिए भी है क्योंकि जो संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा था, उसमें कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। ठीक है, ज्यादातर वकील लोग थे, कानून विशेषज्ञ थे, तो उन लोगों ने अपने हिसाब से बनाया था। तो चूंकि वो कानून विशेषज्ञ थे, इस वजह से भी हमारा संविधान बड़ा है दोस्तों। तो आप लोगों ने इस पॉइंट में समझा कि संविधान क्या है? बड़ा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट और पहली विशेषता यही हो गई कि भारत का संविधान क्या है? बहुत बड़ा है। आप लोगों ने यह भी देखा कि कैसे बड़ा है और क्यों बड़ा है। ठीक है, अब दूसरा जो हमारे संविधान की विशेषता है दोस्तों, देखिए एक और कारण आप लोग का छूट गया, बड़ा क्यों है। भारतीय संविधान में ना केवल शासन के सिद्धांत, जबकि प्रशासनिक जो कार्य होते हैं, जो प्रशासनिक प्रावधान होते हैं, उसको भी शामिल किया गया है। ठीक है, केवल गवर्नमेंट के जो सिद्धांत होते हैं, शासन के सिद्धांत होते हैं, उसी को नहीं, उसके अलावा जो प्रशासनिक प्रावधान, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं, उसको भी भारत के संविधान में शामिल किया गया है। इस वजह से बड़ा है। क्लियर है? चलो उसके बाद देखो दूसरा जो कारण है दोस्तों, दूसरा जो हमारे संविधान का दूसरा जो विशेषता है वो है विभिन्न स्रोतों से विहित है।
ठीक है, हमारे संविधान में अगर आपसे बोला जाए कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, तो पहला आपने पढ़ा क्या कि भारतीय संविधान बहुत बड़ा है। बड़ा होने का कारण भी आप लोगों ने जान लिया। क्यों बड़ा है? क्योंकि भौगोलिक विविधता है। क्यों बड़ा है? क्योंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो 1935 का भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, इस वजह से बड़ा है। ठीक है, अब देखो दूसरा जो विशेषता है दोस्तों, वो है विभिन्न स्रोतों से विहिप है। मतलब भारत के संविधान में कई देशों के संविधान के प्रावधानों को शामिल किया गया है। ठीक है, ये भी एक अलग विशेषता है दोस्तों। आपने पढ़ा होगा कि फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है, जो मौलिक कर्तव्य है, वो रूस से लिया गया है। जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो आयरलैंड से लिया गया है। इस प्रकार से आप लोग पढ़ते आए होंगे। तो भारत के संविधान में अधिकतर उपबंध जो लिए गए हैं दोस्तों, वो भारत शासन अधिनियम से तो लिए ही गए हैं, उसके अलावा अन्य देशों के संविधान से लिए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर कुछ उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि मौलिक अधिकार जो है वो यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, यानी कि फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया गया है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी रूस से लिया गया है। संघीय सरकार का सिद्धांत जो है ना, संघीय सरकार का सिद्धांत ब्रिटेन से लिया गया है। कार्यपालिका और विधायिका ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, मैं स्रोत अलग से बता दूंगा। यहां पर हमें यह नहीं पढ़ना है कि कौन से तत्व, कौन से उपबंध कहां से लिए गए हैं। हम आपको इस पॉइंट में यह बताना चाह रहे हैं कि भारतीय संविधान की एक विशेषता यह भी है कि यह विभिन्न स्रोतों से विहिप है। अधिकतर प्रावधान तो भारत शासन अधिनियम 1935 के हैं, उसके अलावा बहुत सारे प्रावधान दूसरे देशों के संविधान से उधार लिए गए हैं। तो यह भी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए बहुत सारे देशों से लिया गया, जैसे जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान देखें तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण संघीय व्यवस्था, प्रशासनिक विवरण, ठीक है, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिनियम, लोक सेवा आयोग, जितने भी प्रशासनिक विवरण हैं ये सभी 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। क्लियर है? चलो अब तीसरा विशेषता देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान की जो तीसरी विशेषता है वो है कठोर और लचीला के बीच में समन्वय बनाया गया है। जब आप कठोर संविधान का एग्जाम्पल लेते हो ना, तो आप देखते हो कि कठोर संविधान में अमेरिका का संविधान माना जाएगा। कठोर कहने का सेंस क्या हुआ? कठोर कहने का सेंस ये हुआ कि उसमें संशोधन, उसमें अमेंडमेंट जो है उसको करना थोड़ा मुश्किल है, समझे? उसके लिए कई प्रावधानों से गुजरना पड़ता है, कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसीलिए ना आपको बताया कि अमेरिका का संविधान जो है वो 250 साल से अधिक हो जाने के बावजूद भी उसमें अभी तक 30 के आसपास ही संशोधन हुए हैं, जबकि भारत के संविधान में आप जानते हो कि 70 साल हुए हैं बने हुए, है ना, 70 साल हुए लागू हुए और इतने दिनों में भारत के संविधान में 104, 105 संशोधन हो गए हैं। तो भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है, जबकि हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान कठोर और लचीला, यानी कि नम्य और अनम्य, है ना, के बीच में संतुलन बना के काम किया है। देखिए अब जो अनम्य होता है, जो कठोर संविधान होता है, ऐसे संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ठीक है, विशेष प्रक्रिया अपनाना पड़ता है संविधान संशोधन करने के लिए, जैसा कि अमेरिका का संविधान। ये बता चुका हूं आप लोगों को। नम्य किसको बोलते हैं, जो कि लचीला किसको बोलते हैं, जिसमें कि संविधान संशोधन प्रक्रिया जो होती है आम कानूनों की तरह होती है। जैसे हम लोग देखते हैं ना संसद में नए नए कानून बनते रहते हैं, उसी तरह से संविधान में संशोधन भी होता रहता है। ठीक है, तो वैसे संविधान को लचीला कहते हैं, जैसे ब्रिटेन का है। ठीक है,
भारत ने क्या किया है, भारत का संविधान लचीला और कठोर का मिला जुला रूप है दोस्तों। जैसे देखो कैसे मिला जुला रूप है, सब चीज का प्रूफ चाहिए ना। आपसे बोला जाएगा कि भारत का संविधान कठोर है कि लचीला, तो आप बोलोगे कि कठोर और लचीला का मिला जुला रूप है। तो कैसे कैसे मिला जुला रूप है दोस्तों? देखिए, अगर इसके मिला जुला रूप को पहचानना है तो आपको यह समझना होगा कि आखिर भारतीय संविधान कठोर कैसे है और लचीला कैसे है। दोनों चीज है ना। तो देखिए, अगर हम भारतीय संविधान को कठोर बोलें तो अनुच्छेद 368 का जो प्रावधान है, अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन होता है, अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन होता है, उसमें दो प्रकार के संशोधन होते हैं। पहला प्रकार जो होता है वो संसद के द्वारा होता है, संसद में विशेष बहुमत के द्वारा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन होता है। एक प्रावधान ये हो गया। अब देखो, इसमें एक भी सदन अगर ना कह दे तो संशोधन होना मुश्किल होगा। दूसरा जो है दोस्तों, 368 के तहत जो दूसरा प्रावधान है वो संसद के दोनों सदनों में संशोधन होने के अलावा, है ना, संसद के दोनों सदनों से पास होने के अलावा आधे राज्यों की भी सहमति की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, अनुच्छेद 368 के तहत दो तरफ से संशोधन हो सकते हैं, दो प्रकार से हो सकते हैं। कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जो संसद के द्वारा विशेष बहुमत द्वारा संशोधन कर दिए जाते हैं। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत का मतलब समझ लीजिए, विशेष बहुमत का मतलब हुआ कि अगर टोटल मेंबर प्रेजेंट हैं, ठीक है, अगर टोटल मेंबर प्रेजेंट है तो टोटल मेंबर का आधा से ज्यादा, ठीक है, आधा से अधिक, यानी 1/2 + 1। क्लियर है? अगर टोटल मेंबर प्रेजेंट हो तब, और अगर नहीं प्रेजेंट है, अगर कम ही मेंबर प्रेजेंट है, समझे? देखिए, विशेष बहुमत जब भी आए आपके दिमाग में तो विशेष बहुमत का मतलब अच्छे से समझ लीजिए। विशेष बहुमत का मतलब होता है दोस्तों, पहला जो कंडीशन है, कुल सदस्यों का बहुमत, ठीक है, मतलब आधे से अधिक, या फिर उपस्थित या फिर मतदान देने वालों का 2/3। ठीक है, उदाहरण के साथ समझा दूं। देखिए, अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में हम मान लेते हैं कि 550 मेंबर है। ठीक है, मान लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए मान लिए 550 मेंबर में अगर सभी के सभी प्रेजेंट हैं, ठीक है, सभी के सभी प्रेजेंट हैं, तो उसका बहुमत का, अगर 550 मेंबर का बहुमत अगर मतदान कर देता है पक्ष में, ठीक है, तो क्या होगा? संशोधन हो जाएगा। और अगर सभी प्रेजेंट नहीं है दोस्तों, मान लीजिए कि 400 ही प्रेजेंट है, तो 400 का 2/3। अब देखिए, इन दोनों में जो भी संख्या ज्यादा आता है उसी को लिया जाता है। अगर टोटल का बहुमत ज्यादा आ रहा है तो टोटल का बहुमत लेंगे, और अगर उपस्थित सदस्यों का 2/3 ज्यादा आ रहा है तो वो लेंगे। ठीक है, लेकिन बहुमत से कम नहीं होना चाहिए, जो टोटल का बहुमत है ना उससे कम नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से संशोधन होते हैं दोस्तों। इस पर मैं विशेष वीडियो बनाया हूं, आप लोग चैनल में देख सकते हैं। दूसरी बात है, कुछ ऐसे भी संशोधन है जिसमें राज्यों की भी सहमति की आवश्यकता पड़ती है ना। भारतीय संविधान में कुछ ऐसे भी संशोधन है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के साथ ले लेते हैं कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का संशोधन करना, चुनाव के नियमों में। अब राष्ट्रपति का चुनाव में तो राज्य भी शामिल होता है, राज्य के जो विधानसभा के सदस्य हैं वो भी शामिल होते हैं। तो वैसे संशोधन में केवल लोकसभा और राज्यसभा चाहेगा तो संशोधन नहीं कर पाएगा। वैसे संशोधन में आधे राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है अनुच्छेद 368 के तहत। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो कठोर है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रावधान है दोस्तों जो संसद के अंदर समान विधायी प्रक्रिया के द्वारा, मतलब समान बहुमत के द्वारा भी कुछ संशोधन हो जाते हैं। जैसे
वो जो संशोधन है ना, वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन है, इस वजह से हम बोलते हैं कि भारत का संविधान जो है कठोर है। लेकिन बहुत सारे ऐसे संशोधन संसद में साधारण बहुमत से हो जाते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं लचीला है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान जो है कठोर और लचीला का क्या है, मिला जुला रूप है। ठीक, चलिए ये चीज आप लोग समझ गए। जो साधारण बहुमत से संशोधन होता है ना, वो अनुच्छेद 368 में नहीं आता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो 3 विशेषता आप लोग समझ गए। पहली विशेषता क्या समझे कि भारत का संविधान क्या है, बहुत बड़ा है। ठीक है, उसका कारण भी आप लोग जान लिए, क्यों बड़ा है, कैसे बड़ा है। दूसरी विशेषता समझे क्या, कि कई देशों के संविधान से क्या है, कई मतलब स्रोतों से विहिप है, भारत शासन अधिनियम से है, कई देशों के संविधान से है ना। इसलिए भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि भारत का जो संविधान है वो कई देशों के संविधान को छान कर बनाया गया है, ऐसा कहे थे। तीसरा आप लोगों ने देख लिया कि भारत का संविधान जो है वो कठोर और लचीला का मिला जुला रूप है। कठोर संविधान का उदाहरण अमेरिका है, लचीला संविधान का उदाहरण ब्रिटेन है, और भारत जो है मिला जुला रूप है, क्योंकि भारत में विशेष बहुमत से जो संशोधन होते हैं उसमें थोड़ी मुश्किल आती है, और जो साधारण बहुमत से संशोधन हो जाते हैं वो आसानी से हो जाते हैं। तो दोनों तरह के प्रावधान भारत के संविधान में दिए गए हैं। ठीक है, चौथा जो हमारे संविधान की विशेषता है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, यहां कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। चौथी जो विशेषता हम लोग पढ़ रहे हैं वो है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। अब आप लोग को यहां पर समझना होगा कि ये संघीय व्यवस्था क्या है भाई, एकात्मक क्या है। देखिए, सबसे पहले संघीय यानी कि फेडरल। ठीक है, भारत के संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं है दोस्तों, कहीं भी हमारे संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन भारत के संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, बहुत सारे ऐसे उपबंध हैं जो भारत को संघीय बनाता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रावधान भी हमारे संविधान में हैं जिससे पता चलता है कि एकात्मक है, यानी कि भारत का संविधान जो है वो संघीय और एकात्मक का क्या है, यहां भी मिश्रण है। संघीय है लेकिन एकात्मक की ओर झुका हुआ है। ठीक है दोस्तों, संघीय का सबसे मजबूत एग्जाम्पल अमेरिका है और एकात्मक का सबसे मजबूत एग्जाम्पल ब्रिटेन है। एकात्मक लक्षण उसको बोलते हैं दोस्तों जहां पर जिस देश के संविधान में, एकात्मक लक्षण उसको बोलते हैं जिसमें राज्य का अस्तित्व नहीं होता है, जो भी होता है सेंटर होता है। जैसे ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है, ब्रिटेन में राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है, बस ब्रिटेन है, ब्रिटेन की जो केंद्र सरकार है वही है सब कुछ। वही अमेरिका में राज्य है दोस्तों और राज्य शक्तिशाली है। तो फेडरल या संघीय उसको कहते हैं ना जहां पर केंद्र और राज्य दोनों का अस्तित्व विद्यमान होता है। सेंट्रल और स्टेट दोनों होते हैं, वैसे राज्य को, वैसे देश को क्या बोलते हैं, फेडरल बोलते हैं। अमेरिका फेडरल का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि वहां पर राज्यों को भारत से बहुत ज्यादा शक्तियां प्राप्त है दोस्तों। आपको एक बात बताते हैं, अमेरिका जो है एक फेडरल कंट्री है, भारत जो है फेडरल भी है लेकिन एकात्मक की ओर झुका हुआ है। अमेरिका में राज्य इतना पावरफुल है कि उसको अमेरिका से अलग होने का अधिकार है, लेकिन फिर भी आज तक विभाजन नहीं हुआ। भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब यह होता है ना, किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। नहीं तो इतनी बड़ी विविधता वाले देशों में, जहां भाषा विविधता, धर्म विविधता, जाति विविधता
तो ये देश तो टुकड़े टुकड़े हो जाता अगर ये प्रावधान नहीं होता तो भारत के संविधान ने किस प्रकार से भारत को एकजुट बनाने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए ऐसा प्रावधान किया है कि राज्यों का भी अस्तित्व है ना, लेकिन राज्यों को इतना पावर नहीं दिया गया है कि वो देश से अलग हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारत का संविधान में एकात्मकता की ओर भारत का संविधान झुका हुआ है, लेकिन संघीय गुण भी विद्यमान है। ठीक है, भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, मगर भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। संविधान में कहीं संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन संघीय सरकार की स्थापना करता है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि केंद्र भी है, राज्य भी है, केंद्र के पास भी शक्तियां हैं, राज्य के पास भी शक्तियां हैं, और ये तो संघीय का लक्षण है ना दोस्तों। जैसा कि अभी आपको बताए हम कि जो अनुच्छेद 1 है उसमें कहा गया भारत राज्यों का संघ है। देखिए, भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब दो होता है, एक मतलब नहीं होता है। जो एक मतलब आप लोग को अभी बताए कि भारत के राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, एक मतलब यह होता है किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है दोस्तों। एक मतलब यह हुआ राज्यों के संघ का। एक मतलब यह भी है कि भारतीय संघ जो है ना, राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। अमेरिका में तो यही था, राज्यों के बीच समझौता था, वो तो सब अलग अलग स्टेट थे। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो बना वो राज्यों के बीच एक समझौता हुआ है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत संघ को कहा गया है कि भारत संघ को राज्यों के बीच हुए समझौते का निष्कर्ष नहीं है। एक मतलब यह हो गया भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब भारत एक राज्यों का संघ है ना। इसका एक मतलब हुआ कि भारत जो है वो राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है भारत संघ। दूसरा मतलब हुआ कि भारत में जो राज्य हैं उसको संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? चलो, उसके बाद देखो, ये हो गया एक विशेषता। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को यह भी जानना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप आंसर लिखेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि संघीय के क्या क्या लक्षण हैं, एकात्मक के क्या क्या लक्षण हैं। तो आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है कि एकात्मक का लक्षण कौन कौन सा है, संघीय का लक्षण कौन कौन सा है ना। आपको क्या करना है, पहले समझ लीजिए बात को। कॉन्सेप्ट जैसा कि बताए कि वैसे प्रावधानों को देखिएगा, वैसे प्रावधान जिसमें राज्य का अस्तित्व नजर आ रहा हो वो सभी संघीय लक्षण में आएंगे। समझे? जैसे संसद में 2 सदन है, संसद में 2 सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा क्यों है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए है, तो राज्य का अस्तित्व वहां नजर आ रहा है ना। सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा का गठन किया गया है, तो राज्य का अस्तित्व नजर आ रहा है। मतलब वो संसद में 2 सदन किसका लक्षण है? संघीय का लक्षण है। ठीक है, उसी प्रकार से एकात्मक के लक्षण में देखिएगा, तो एकात्मक के लक्षण में स्टेट का अस्तित्व पता नहीं चलेगा, राज्य का अस्तित्व पता नहीं चलेगा। समझे? उसमें सब कुछ एक ही नजर आएगा, पूरे देश का ही नजर आएगा। जैसे एकल नागरिकता हम लोग जानते हैं, हम लोग नागरिक कहाँ का है? भारत के नागरिक हैं। कहीं राज्य का पता चलता है? नहीं चलता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में एक व्यक्ति के पास 2 नागरिकता होती है, एक यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की नागरिकता और एक वहां के स्टेट की नागरिकता। ठीक है, जैसे कैलिफोर्निया। भारत में तो ऐसा नहीं है, भारत में एकल नागरिकता है। तो एकल नागरिकता मतलब पूरे देश के लिए एक है। तो यह प्रावधान कैसा है? एकात्मक है। जबकि संसद के 2 सदन, दूसरा सदन राज्यसभा, यह प्रावधान कैसा है? संघीय है।
कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, आपको याद करना नहीं पड़ेगा। अगर संघीय और एकात्मक का मतलब अगर आप समझ गए तो आपको इतने सारे पॉइंट्स दिए जाएंगे कि इनमें से संघीय लक्षण कौन से हैं, एकात्मक लक्षण कौन से हैं, या लिखने के लिए दिया जाएगा कि भारत एक संघीय राज्य है, एक संघीय देश है, इसकी विवेचना करने बोला जाएगा तो आपको वो उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे कि कैसे संघीय है, या भारत का संविधान जो है वो एकात्मक की ओर झुका हुआ है, ऐसा स्टेटमेंट लिखा रहेगा और आपको समझाना होगा कि कैसे। तो आपको वहां पर उदाहरण स्वरूप उन लक्षणों को जो एकात्मक की ओर झुके हुए लक्षण है उसको समझाना होगा, उसको लिखना होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा संघीय और एकात्मक क्या है। तो अब एक एक करके एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए, संघीय लक्षण की बात कर लेते हैं। संघीय लक्षण की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, संघीय लक्षण जो है, जैसे दो सरकारें हैं, अगर एक ही सरकार होता, राज्य सरकार नहीं होता, जैसे ब्रिटेन में होता है, तो एकात्मक लक्षण हो जाता। लेकिन यहां पर राज्य का तो अस्तित्व है ना, केंद्र भी है और राज्य भी है, दो सरकारें, कौन सा लक्षण है? संघीय लक्षण है। शक्तियों का विभाजन, अब ऐसा नहीं केवल सरकारें हैं, विषय भी बांटे गए हैं। जो 7वीं अनुसूची है उसमें शक्तियों का विभाजन है दोस्तों, कि किन किन बिंदुओं पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, किन किन बिंदुओं पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, किस पर राज्य का अधिकार है, किस पर केंद्र का अधिकार है ना। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची पढ़ते हैं ना, तो राज्य जो है उसको भी शक्तियां मिली हुई केंद्र के साथ साथ, इसीलिए हम कह सकते हैं कि शक्तियों का विभाजन भी एक कैसा लक्षण है? शक्तियों का विभाजन भी एक संघीय लक्षण है। ठीक है दोस्तों, दो बातें क्लियर। लिखित संविधान, लिखित संविधान भी एक संघीय लक्षण होता है दोस्तों, क्योंकि ब्रिटेन में तो लिखित संविधान नहीं है, ब्रिटेन में तो अलिखित संविधान है, वो तो एकात्मक देश है। लिखित संविधान में पहले से ही सारे प्रावधान कर दिए जाते हैं राज्यों के लिए और केंद्र के लिए, और उस संविधान में स्पष्ट तौर पर राज्यों के प्रावधान और केंद्र के प्रावधान लिखे हुए रहते हैं। इसलिए लिखित संविधान भी एक कैसा लक्षण दोस्तों? संघीय लक्षण है। ठीक है, संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, संविधान ही सर्वोच्च है। आप जानते हो कि हमारे संविधान में केंद्र के लिए भी प्रावधान है, राज्य के लिए भी प्रावधान है, और कोई भी मनमानी नहीं कर सकता, कोई ऐसा नहीं कर सकता है जो संविधान से ऊपर हो। हमारे देश के संविधान में, हमारे देश का जो संविधान है उसमें संविधान को ही सबसे ऊपर माना गया है। ऐसा नहीं संसद कोई कानून बना दे जो संविधान से हट के बना दे। ठीक है, तो संविधान की सर्वोच्चता भी कैसा लक्षण है दोस्तों? संविधान की सर्वोच्चता भी संघीय लक्षण है, क्योंकि आप जानते हो कि ब्रिटेन में क्या होता है ना, ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता, जो संसद ने जो निर्णय ले लिया उसको लकीर मान लो, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। संसद अगर निर्णय ले ली है तो उसके ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि संसद वहां पे संप्रभु है, क्योंकि एकात्मक देश है। वहां पे एक छोटा सा देश भी है, एकात्मक है, वहां राज्यों का अस्तित्व नहीं है, तो वहां पे वो बातें सूट करती है। भारत जैसे देश में इतने सारे राज्य हैं, यहां पे वो बातें सूट नहीं करेगी। तो दोस्तों, संविधान की सर्वोच्चता भी एक संघीय लक्षण है। संविधान कठोर है, ये संघीय लक्षण है, और संविधान लचीला है, ये एकात्मक लक्षण है। ठीक है, दोनों बातें हैं दोस्तों। अभी आपने पढ़ा था ना कि भारत का संविधान संघीय और कठोर और लचीला के बीच का है, मतलब दोनों का मिला जुला रूप है। तो जो भी कठोरता वाले लक्षण हैं, जैसे संविधान संशोधन करना, संविधान संशोधन करने के लिए राज्यसभा से भी सहारा लेना पड़ता है, तो राज्यसभा तो राज्यों का सदन है, राज्य का अस्तित्व यहां नजर आ रहा है। कई ऐसे संशोधन है जिसमें राज्यों का भी हेल्प लेना पड़ता है, तो वहां भी राज्य का अस्तित्व आ रहा है, तो क्या है वो? संघीय लक्षण है। ठीक है, तो संविधान की कठोरता संघीय लक्षण है। स्वतंत्र न्यायपालिका, किसी के पक्ष में न्यायपालिका नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, मतलब सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी क्या होता है दोस्तों? एक संघीय लक्षण होता है। ठीक है, संसद द्विसदनीय है, राज्यसभा की व्यवस्था है ना। राज्यसभा किस लिए है?
राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, संसद के अंदर केंद्र में राज्यों की आवाज उठाने के लिए राज्यसभा है। तो ये सारे लक्षण संघीय लक्षण है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, याद नहीं, समझ में आ गया होगा ये बातें, ठीक है, कि संघीय लक्षण क्या है, एकात्मक लक्षण क्या है। एकात्मक तो बताना ही बाकी है, एकात्मक तो बता दिए, बस एग्जाम्पल देख लो। एकात्मक लक्षण क्या है दोस्तों? अभी आपने देखा कि संविधान जो है, लिखित संविधान एक संघीय लक्षण है, जबकि एक संविधान होना ये एकात्मक लक्षण है। समझे? एक ही संविधान है, राज्य के लिए कोई अलग से संविधान नहीं है। एक ही संविधान में देश के लिए प्रावधान है, राज्य के लिए प्रावधान है, ठीक है। तो संविधान एक ही है, एक है, इसलिए एकात्मक है। सशक्त केंद्र, देखो शक्तियों का विभाजन तो केंद्र राज्य के बीच में है, लेकिन ज्यादा शक्तिशाली कौन है? केंद्र है। जहां पर आपको नजर आ जाएगा कि केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है, वो मान लीजिए कि वो एकात्मक लक्षण है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक संविधान की बात करें तो पूरे संविधान में ज्यादातर प्रावधान तो देश के हिसाब से न है, राज्यों के हिसाब से ज्यादा प्रावधान तो नहीं है। ज्यादातर प्रावधान जो है वो केंद्र को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हालांकि राज्यों के प्रावधान भी उसमें हैं, लेकिन किसके प्रावधान अधिक हैं? केंद्र के प्रावधान अधिक हैं, है ना। तो इसलिए एक संविधान का होना एकात्मक लक्षण में आता है। एक सशक्त केंद्र होना, शक्तियों का बंटवारा है, लेकिन संघ सूची में ज्यादा विषय हैं, संघ सूची में ज्यादा विषय हैं, और राज्य में जब चाहे केंद्र जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ऐसे कुछ प्रावधान है जिसके तहत लगा सकता है ना। तो इससे भी पता चलता है कि सेंट्रल के पास ज्यादा पावर है ना। तो एक सशक्त केंद्र होना भी एकात्मक लक्षण है। नागरिकता एक ही है, राज्य के बारे में नहीं है, मतलब वो तो भारत का नागरिक है, हम सभी क्या हैं? भारत के नागरिक हैं। तो एकल नागरिकता जो है वो कैसा लक्षण दोस्तों? एकात्मक लक्षण है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग, सब लोग? एकल नागरिकता कैसा लक्षण है? एकात्मक लक्षण है। उसी तरह संविधान का कठोरता आपने देखा संघीय लक्षण है। तो संविधान में लचीलापन भी, बहुत सारे ऐसे संशोधन होते हैं जिसमें राज्यों से पूछा भी नहीं जाता है, साधारण बहुमत से संशोधन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चूंकि लचीला है, इसलिए ये एकात्मक लक्षण में आएगा, ठीक है। तो आई थिंक समझ पा रहे होंगे आप लोग कि कैसे भारत के संविधान में एकात्मक लक्षण अधिक हैं, संघीय लक्षण कम हैं। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि संघीय सरकार है, लेकिन एकात्मक की ओर क्या है? झुका हुआ है, ठीक है। चलो, एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब तो एक दूसरे के ही एकीकृत है ना। मतलब क्या? इसके डिसीजन को इसमें चैलेंज कर सकते हैं, इसके डिसीजन को इसमें चैलेंज कर सकते हैं। कोई अलग अलग तो नहीं है कि केंद्र, ये सुप्रीम कोर्ट अलग मामलों का फैसला करेगा, ये हाई कोर्ट राज्य वाला अलग मामलों का फैसला करेगा, ऐसा तो नहीं है। एकीकृत है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है हाई कोर्ट के नीचे आता है जिला अदालत। तो ये भी कैसा है दोस्तों? एकीकृत न्यायपालिका भी एक एकात्मक लक्षण है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखो, चूंकि आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो केंद्र में है, सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावरफुल है, राज्यों के डिसीजन को पलट सकता है, सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए हम कहते हैं कि एकीकृत न्यायपालिका एक एकात्मक लक्षण है। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विस जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS, IFS, है ना, ये केंद्र सरकार चुनती है, राज्य सरकार में सेवा देते हैं। इसको निलंबित करने का अधिकार मतलब इसको हटाने का अधिकार राज्य को नहीं है दोस्तों, ये केंद्र के ही होते हैं। भले ही राज्य सरकार में नौकरी करते हैं, केंद्र में भी नौकरी करते हैं, मगर ये जो सेवाएं हैं IAS, IPS, IFS, ये अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया है, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। तो ऑल इंडिया सर्विसेज भी कैसा लक्षण है? एकात्मक लक्षण है दोस्तों, ठीक है। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन में सेंट्रल के पास पूरा पावर आ जाता है, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे वो
फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, चाहे वो राष्ट्रपति शासन हो, प्रेसिडेंट रूल हो, राज्यों में पावर किसके पास चला जाता है? केंद्र के पास चला जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो आपातकाल का जो प्रावधान है वो कौन सा लक्षण है? किसके पास पावर गया? सेंट्रल के पास ज्यादातर, मतलब पूरा पावर चला जाता है, इसलिए वो एक एकात्मक लक्षण है। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो, उसके बाद केंद्र राज्य, देखो केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा विवादों का विषय बना हुआ रहता है। सरकरिया आयोग भी बनी थी इस पे, राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर के जो विवाद रहता है उस पर सरकरिया आयोग का गठन भी हुआ था। तो दोस्तों, राज्यपाल जो राज्य का प्रमुख होता है उसकी नियुक्ति केंद्र करता है, जब चाहे उसको एक राज्य से दूसरे राज्य कर देता है। तो यहां पर राज्यपाल जो केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसके हाथों में डिसीजन लेना होता है, वो केंद्र नियुक्त करता है। तो यहां पे कैसा लक्षण हुआ? एकात्मक लक्षण हुआ ना, क्योंकि यहां पे भी सेंट्रल की ओर झुका हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, पूरी बात को समझिएगा, जहां पर राज्यों को भी शक्तियां दी गई है ऐसा नजर आता है आपको, वो संघीय लक्षण है। केंद्र और राज्य का सह अस्तित्व होना संघीय लक्षण है। लेकिन जहां भी आपको नजर आए कि केंद्र ज्यादा पावरफुल है ना, केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं, वो सारे लक्षण किस में चले आएंगे? वो सारे लक्षण एकात्मक में चले आएंगे। आपको फील होने लगेगा ये चीज। अगर आप इसको गंभीरता से समझ लीजिएगा तो आप पढ़ के बता दीजिएगा, देख कर बता दीजिएगा कि ये संघीय में आएगा कि एकात्मक में आएगा। समझ गए दोस्तों? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी दोस्तों भारतीय संविधान की, कि भारत के संविधान जो है वो एकात्मक की ओर झुका हुआ है, मगर क्या है? संघीय है। ठीक है, चलो। हाँ, अब देखो ये जो लक्षण है ना, इसी वजह से भारतीय संविधान को लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, जैसे कुछ लोग एकात्मकता की भावना में संघ बोलता है। ठीक है, कुछ लोग क्या बोलता है कि भारत का संविधान जो है एकात्मकता की भावना में संघ है। कुछ लोग बोलता है भारत के संविधान को अर्थ संघ है। कुछ लोग बोलता है बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। कुछ लोग क्या बोलता है कि भारत का संविधान जो है बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। कुछ लोग बोलता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। समझे? संघ का मतलब फेडरलिज्म होता है। संघ का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म। और संघीय का मतलब होता है फेडरल। ठीक है, संघ वर्ड का यूज हमारे संविधान में है, फेडरलिज्म वर्ड का यूज हमारे संविधान में है, लेकिन फेडरल शब्द का यूज हमारे संविधान में नहीं है दोस्तों। फेडरेशन शब्द का यूज है, फेडरल का नहीं है। चलो, कुछ लोग फेडरेशन विद सेंट्रलाइज एजेंसी बोलता है कि फेडरेशन तो है लेकिन सेंट्रलाइज है, मतलब ज्यादा पावर किसके पास है? केंद्र के पास है। क्लियर हो गया सबको? चलो, अब अगला हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारा संविधान का विशेषता है, बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट है, संसदीय सरकार। सरकार जो होता है दो प्रकार का होता है दोस्तों। सरकार कितने प्रकार का होता है? एक होता है संसदीय सरकार, एक होता है अध्यक्षीय सरकार। इंग्लैंड में, ब्रिटेन में कैसी सरकार है? इंग्लैंड में संसदीय सरकार है, जबकि अमेरिका में कैसा है? अध्यक्षीय सरकार। दोनों में क्या अंतर है? देखिए, दोनों का एक सिद्धांत है। सिद्धांत अगर ध्यान हो गया तो आपको समझ में आ जाएगा। संसदीय सरकार का सिद्धांत होता है कि यहां पर संसदीय सरकार में विधायिका और कार्यपालिका के बीच में समन्वय होता है। समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर काम होता है। कोई भी देश में डिसीजन होगा या वर्क होगा, फैसले होंगे, निर्णय होंगे, तो विधायिका और कार्यपालिका मिलकर निर्णय करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सरकार को हम लोग संसदीय सरकार बोलते हैं। मतलब जो लेजिस्लेटिव है और जो एग्जीक्यूटिव है, इसके बीच में क्या रहेगा? समन्वय और सहयोग, है ना, कोऑपरेशन की भावना रहेगी कोई भी काम को करने के लिए, तो इसको हम लोग संसदीय सरकार बोलते हैं। उसी तरह से अगर अध्यक्षीय सरकार की बात करें तो अध्यक्षीय सरकार का क्या मतलब होता है दोस्तों? अध्यक्षीय सरकार में ना लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और विधायिका, दोनों के शक्तियों का विभाजन होता है। समझ में आया बात? अगर बोलेगा कि संसदीय सरकार को डिफाइन कीजिए, तो संसदीय सरकार वैसी व्यवस्था को कहते हैं जहां पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोऑपरेशन होता है। कोई भी काम को करने के लिए कार्यपालिका और विधायिका के बीच में सहयोग व समन्वय के सिद्धांत पर कार्य करता है, वो है संसदीय सरकार।
और विधायिका और कार्यपालिका के बीच में शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होता है, वो होता है अध्यक्षीय सरकार। समझ गए आप लोग? तो अमेरिका में अध्यक्षीय सरकार है, भारत में ब्रिटेन में संसदीय सरकार है। अब भारत क्या किया है दोस्तों? भारत क्या किया है? एग्जाम्पल तो समझ लिए। भारत क्या किया है? संसदीय सरकार को अपनाया है। लेकिन भारत संसदीय सरकार को अपनाया जरूर है दोस्तों, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ भिन्नता है। समझे? देखिए, समझते हैं। देखिए, भारत के संविधान में सरकार के स्वरूप को ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत के संविधान केंद्र के साथ साथ राज्य में भी संसदीय प्रणाली की व्यवस्था करता है। राज्य में भी संसदीय व्यवस्था है ना, उसी प्रकार से केंद्र की तरह, जैसे वहाँ पे विधानमंडल, वहाँ पे संसद होता है, उसी तरह राज्य में विधानमंडल होता है। वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा होता है, वैसे ज़्यादातर राज्यों में तो विधानसभा होता है, लेकिन कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद भी होता है। तो दोनों जगहों पर संसदीय स्वरूप को अपनाया है। भारत के अंदर संसदीय स्वरूप जो है दोस्तों, उसकी क्या क्या विशेषता है उसको समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सब मेंस में सवाल बन सकता है, इसीलिए आप लोग को ये पूरी डीप में समझा रहे हैं। भारत का संसदीय प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं हैं? कॉन्सेप्ट तो बता दिया आप लोग को। संसदीय प्रणाली किसको कहते हैं? जहां पर विधायिका और कार्यपालिका के बीच में सहयोग और समन्वय बना हुआ रहता है, उस वैसा सिद्धांत पर आधारित व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था बोलते हैं। ब्रिटेन से लिया गया है भारत में। भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता को समझिए तो दोस्तों, वास्तविक और नाम मात्र दोनों कार्यपालिका है भारत में, है कि नहीं बताओ? अमेरिका में तो ऐसा नहीं है ना, ब्रिटेन में ऐसा है। भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। यहां वास्तविक भी कार्यपालिका है, नाम मात्र दोनों कार्यपालक हैं। वास्तविक में प्रधानमंत्री हो जाएंगे और नाम मात्र में राष्ट्रपति हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? ठीक है, तो भारतीय संसदीय प्रणाली की पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता है बहुमत वाले दल की सत्ता होती है। जो टोटल में बहुमत ले आता है वो सरकार बना लेता है। तो बहुमत वाले दल की सत्ता हमारे संसदीय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, ये वाला पॉइंट समझना आप लोग के लिए जरूरी है। देखो, आप लोग जब वोट देते हो तो क्या डायरेक्ट प्रधानमंत्री को चुनते हो? नहीं ना। आप लोग किसके चुनते हो? आप लोग देश में सरकार बनाने के लिए आप लोग अपने अपने क्षेत्र से सांसदों को चुनते हो। अब सांसद चुनकर कहां जाते हैं? संसद में जाते हैं। और जितने भी सांसद होते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, चाहे वो सरकार बनाए या ना बनाए, जितने भी सांसद होते हैं वो सभी विधायिका के अंग होते हैं, लेजिस्लेटिव के अंग होते हैं। ठीक है, तो पहले तो वो लेजिस्लेटिव के अंग हैं, उसके बाद जिसको बहुमत मिला वो सरकार बना लिया। अब यहां पर समझना ये जरूरी है कि आपको जवाब कौन देगा। आपको जवाब तो सांसद न देंगे, खुद प्रधानमंत्री या मंत्री तो जवाब देने नहीं आएंगे। आपने डायरेक्टली मंत्री को तो नहीं बनाया है। अब संसद के अंदर या विधानमंडल के अंदर जो जीत के गए हैं, वहां पे सभी दलों के लोग जीत के गए हैं, अलग अलग दलों के जीत के गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो सरकार में है बस वही लोग जीत के गया है, उसके अलावा विपक्ष वाले भी जीत के गए हैं। वो लोग भी देश की जनता के द्वारा चुन कर आए हैं। इसीलिए दोस्तों, जवाबदेही जो है, जनता के बीच जवाबदेही उन सांसदों की है। समझे? जनता के बीच जवाबदेही किसकी है? जो वोट लेके जनता से डायरेक्ट लेके आए हैं। और जो सरकार बना लिया, जो कार्यपालिका है ना, वो तो जनता को जवाब नहीं देगा। तो दोस्तों, इसलिए कहा गया है कि यहां पर जो विधायिका और कार्यपालिका है, कार्यपालिका हमेशा विधायिका के प्रति क्या होता है? उत्तरदायित्व वो निभाता है ना, संयुक्त जवाबदेही होता है। क्योंकि पहले वो विधायिका का अंग है, बाद में वो कार्यपालिका का अंग बना है। ठीक है, पहले वो विधायिका में चुन के गया है, उसके बाद वो सरकार का हिस्सा बना है। इसलिए दोस्तों, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की जवाबदेही, संयुक्त जवाबदेही क्या है? ये हमारे संसदीय व्यवस्था की विशेषता है। बात समझ में आया? आप लोग देखते हो कोई ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसमें वोटिंग होने लगता है। ठीक है, और वोटिंग में अगर सरकार का आदमी, सरकार का पक्ष अगर हार जाता है तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। क्यों भाई? क्यों देना पड़ता है? क्योंकि कार्यपालिका जो है वो संयुक्त तौर पर, संयुक्त रूप से विधायिका के प्रति, यानी कि जो
एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटर के प्रति क्या है, जवाबदेह है, उत्तरदायित्व है उसका। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता ऐसा अमेरिका में नहीं होता है। जो विधायिका में है, मतलब जो सांसद हैं, ठीक है, वो जो मंत्री बने हैं, जो मंत्री या प्रधानमंत्री बने हैं, वो जरूरी है कि वो विधायिका का भी सदस्य होंगे, तब तो जवाबदेह होंगे। बताओ, अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में जो मिनिस्टर बनते हैं ना, अमेरिकी जो राष्ट्रपति अपने मिनिस्टर बनाते हैं, वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो वहाँ के लेजिस्लेटिव में चुन कराएं, उनको जीत कराना किसी को भी बना सकते हैं अपनी टीम का मेंबर, कोई एक्सपर्ट आदमी को बुला करके मंत्री बना सकते हैं। अमेरिका में ये नहीं होता है कि जो मंत्री बना है, ठीक है, जो राष्ट्रपति के साथ जो मंत्री काम कर रहे हैं वो लेजिस्लेटिव में चुन कर आए हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन भारत में तो जरूरी है, जो भी मंत्री बना है या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, दोनों में से किसी एक का सदस्य तो रहेगा ही। अगर नहीं रहा उस समय तो 6 महीना के अंदर हो जाएगा। समझ पा रहे आप लोग? क्लियर है? चलो दोस्तों, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन अर्थात लोकसभा और विधानसभा का विघटन होता है। तो ये भारतीय संसदीय प्रणाली की क्या है दोस्तों, विशेषता है। ठीक है, भारतीय संसदीय प्रणाली जो ब्रिटेन से लिया गया है उसकी विशेषता क्या क्या है, वास्तविक कार्यपालक भी होता है प्रधानमंत्री, और नाम मात्र का कार्यपालक राष्ट्रपति होते हैं, बहुमत वाले दल की सरकार बनती है, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है, केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्य में मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है, निचले सदन अर्थात लोकसभा तथा विधानसभा का क्या होता है, विघटन होता है। समझ पा रहे? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुछ मामलों में भारतीय संसदीय प्रणाली ना ब्रिटेन से अलग है। ब्रिटेन से लिया गया जरूर है, लेकिन कुछ मामलों में अलग है। क्या क्या मामला है वो? एक तो भारत में जो नाम मात्र का कार्यपालक राष्ट्रपति है वो तो निर्वाचित होके आते हैं, क्योंकि भारत एक गणतंत्र है, और वहां पे जो नाम मात्र के जो प्रमुख हैं, जो वहां के क्राउन हैं ब्रिटेन के, वो चुन कर नहीं आते, वो वंशानुगत पद है। तो भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से इस मायने में तो भिन्न हुई कि नहीं हुई? हुई ना, हुई ना दोस्तों, क्योंकि वहां का जो नाम मात्र का प्रमुख है, वहां का क्राउन, वो तो वंशानुगत पद है। भारत के जो प्रमुख हैं नाम मात्र वाले राष्ट्रपति, वो तो निर्वाचित होकर जीत कर आते हैं। तो एक तो भिन्नता ये हो गई। दूसरी भिन्नता ये है दोस्तों कि ब्रिटिश संसद की तरह भारत का संसद संप्रभु नहीं है। समझे? ब्रिटिश संसद की तरह भारत का संसद संप्रभु नहीं है दोस्तों, क्योंकि संसद जो कानून बनाता है उस वो कानून बनाने की प्रक्रिया अगर गलत है, अगर वो कानून मतलब संवैधानिक नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर बैठा हुआ है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है दोस्तों। ब्रिटेन में जिस कानून को संसद ने बना दिया वो वहाँ की न्यायपालिका में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती, वहाँ की न्यायपालिका उसकी समीक्षा नहीं कर सकता, लेकिन भारत में तो है। ठीक है, तो समझ गए बात को। इन दो मायनों में भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से भिन्न है। संसदीय सरकार को वेस्टमिंस्टर रूप बोलते हैं। वेस्टमिंस्टर रूप इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि जो ब्रिटेन का संसद है ना, ब्रिटेन का जो संसद है वो वेस्टमिंस्टर नाम के शहर में है, तो इसको एक संकेत के रूप में मान लिया गया है। तो भारत का संसद को भी वेस्टमिंस्टर मॉडल बोलते हैं, क्योंकि वहां के संसदीय रूप को अपनाया है। भारत की संसदीय व्यवस्था जो है उसको, भारत की जो सरकार है उसको उत्तरदायी सरकार भी बोलते हैं, मंत्रिमंडलीय सरकार भी बोलते हैं। कुछ राजनीतिक इसको प्रधानमंत्रीय सरकार भी बोलते हैं, क्योंकि सारा पावर किसके पास होता है? मैक्सिमम प्रधानमंत्री के पास होता है। ठीक है दोस्तों, अब आज के लेक्चर की जो अंतिम विशेषता है, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा आप लोग का, ठीक है, उसमें और भी चीजें बताएंगे पूरा संविधान की विशेषता के बारे में। इस लेक्चर की जो अंतिम विशेषता है दोस्तों, अंतिम में 2 बचा हुआ है ना, चलो 2 है, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय।
संसदीय संप्रभुता ब्रिटेन वाला और न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिका वाला, इन दोनों के बीच में भारत क्या किया है? समन्वय बनाया है दोस्तों। कैसे समन्वय बनाया है? देखिए, संसदीय संप्रभुता ब्रिटेन के संविधान में है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका ने अपनाया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा की शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है भाई। क्यों भाई, क्यों कम है? देखो, इसको मैं उदाहरण के साथ समझाता हूं दोस्तों, क्यों कम है। एक उस कम होने के वजह, पहले ये जो शब्द लिखे हैं इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा की शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है, क्योंकि अमेरिका में विधि की नियत या सम्यक प्रक्रिया का प्रावधान है ना, प्रोसीजर ड्यू टू लॉ। क्या बोलते हैं इसको? प्रोसीजर ड्यू टू लॉ, इसका प्रावधान है। जबकि भारत में क्या है? अनुच्छेद 21 जो जीवन जीने का अधिकार है ना, उसमें प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अब यहां पर समझिए आप लोग, ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता है। मतलब देखो, अगर ब्रिटेन में कोई आदमी चोरी करता है, ठीक है, चोरी करता है और वहां का संसद जो है चोरी के बदले फांसी की सजा दे दे, तो न्यायपालिका वहां कुछ भी नहीं कर सकता है। भले वो न्यायपालिका में जाके बोले कि सर मैंने 10 रुपया चुराया था। सोचो, 10 रुपये के बदले, मतलब चूंकि चोरी की सजा वहां फांसी बना दिया गया है, ठीक है, मतलब ऐसा है नहीं, मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल के साथ। अगर वहां की संसद चोरी करने की सजा फांसी कर दे, तो भले वो 10 रुपया ही चुराया बंदा, उसको फांसी हो जाएगा, क्योंकि वहां संसद क्या है? सर्वोच्च है। ठीक है, लेकिन अमेरिका में क्या होगा ना, कि अमेरिका में अगर कोई कानून बनाया जाएगा, तो ना केवल कानून बनाने की प्रक्रिया की जांच वहां की सुप्रीम कोर्ट करेगी, बल्कि कानून क्या है उसकी भी जांच करेगी। क्या वो कानून बनाया गया है उचित है, उसकी भी जांच करेगी और उसको अवैध ठहरा सकती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अमेरिका का जो संविधान है उसमें न्यायिक सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में क्या है? संसदीय संप्रभुता है, जबकि अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है। मतलब न्यायपालिका ही सर्वोच्च है, वही डिसाइड करेगा कि कानून बनाने की प्रक्रिया आपकी सही थी कि नहीं, संसद की। ठीक है, वही डिसाइड करेगा कि कानून जो आपने बनाया है वो सही बनाया है कि नहीं। ठीक है, अब देखो भारत क्या किया है। भारत में आप जानते हो कि कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ठीक है, संसद कानून बना सकती है। भारत की जो न्यायपालिका है वो संसद के द्वारा बनाए गए कानून, जो कानून बनाए जाते हैं उसकी बनाने की प्रक्रिया की समीक्षा कर सकता है कि कानून बनाने का तरीका सही है कि नहीं है। आर्टिकल 13 दोस्तों, मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 13 ऐसा कहता है। अनुच्छेद 21 में यह बात कही गई, जैसा कि आपको बताया, कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो बताई गई है, 1973 में जब केशवानंद भारतीवाद नहीं आया था, समझे, उस समय तक अनुच्छेद 13 का मतलब यही निकलता था कि जो संसद है वो लोगों के मौलिक अधिकार में कटौती या कमी नहीं कर सकता। मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकता, उसको खत्म नहीं कर सकता है। ऐसा कोई भी कानून संसद नहीं बना सकता है जिससे कि मौलिक अधिकार कम हो जाए, जिससे कि मौलिक अधिकार खत्म हो जाए। ये मौलिक अधिकारों के लिए था दोस्तों। ऊपर से अनुच्छेद 32 में प्रावधान जो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिससे कि उसके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसके खिलाफ वो न्यायालय में जा सकता है, न्यायालय उसकी कार्रवाई करेगी। वो केवल मौलिक अधिकारों को सुरक्षा देता था दोस्तों, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32। लेकिन 1973 में जो केशवानंद भारतीवाद का फैसला आता है, वो
पूरे संविधान को इस बात के लिए सुरक्षित कर दिया है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाता है जो संविधान के मूलभूत संरचना को, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ किया जाता है, तो वैसे कानूनों को न्यायपालिका रद्द कर सकती है। ठीक है, तो भारत का जो प्रावधान है संसदीय, भारत ने संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच का रास्ता अपनाया है। संसद को वहां पे कानून बनाने का अधिकार है दोस्तों, संशोधन करने का भी अधिकार पूरी तरह से शक्तिशाली है संसद कानून बनाने के मामले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चाहे संसद कैसा भी कानून बना ले, कैसा भी संशोधन संविधान में कर ले, मगर बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, संविधान की मूलभूत संरचना में छेड़छाड़ किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए, ऐसा न्यायपालिका करता है। और वो मूलभूत संरचना क्या है, वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो डिसीजन कौन लेता है, वो सुप्रीम कोर्ट लेता है दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर तो है, लेकिन अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वो और ज्यादा पावरफुल है। जैसा कि अभी आपको बताएं कि वो कानून लोगों के लिए बेहतर है कि नहीं, क्या वो न्याय संगत है कि नहीं, उसकी भी जांच करता है। जबकि भारत का संसद अगर मूलभूत संरचना के बाहर का कोई भी कानून हो जो मूलभूत संरचना में नहीं आता है, उसको अगर न्यायपालिका मूलभूत संरचना नहीं मानता है, तो उसमें अगर सही प्रक्रिया से, अगर वो संविधान क्या करता है, अगर सही प्रक्रिया का यूज करके संसद कानून बनाता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट उस प्रक्रिया की जांच करता है, बेसिकली उस प्रक्रिया की जांच करता है कि संविधान बनाने की प्रक्रिया है वो उचित है कि नहीं। इसका मतलब यही हुआ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि विधि की नियत या सम्यक प्रावधान और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये हो गया कि जहां पर प्रक्रिया की समीक्षा करने का अधिकार न्यायालय को होता है, और विधि के सम्यक का मतलब ये हो गया कि विधि जो नियम बनाए गए हैं उसकी भी समीक्षा न्यायालय कर सकता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, कैसे भारत की जो संविधान है उसमें संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच का रास्ता अपनाया गया है। अगला जो है दोस्तों हमारे संविधान की विशेषता वो है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका कैसे, वो तो आपको बताया ही। एकीकृत न्यायपालिका कैसे है, क्योंकि न्यायालय का एकल तंत्र है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके नीचे आपका हाई कोर्ट है, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय है। इसके निर्णयों के खिलाफ आप यहां जा सकते हो, इसके निर्णयों के खिलाफ यहां जा सकते हो, तो ये मिला जुला के एकीकृत है। तो एकीकृत न्यायपालिका हमारे संविधान का एक लक्षण है दोस्तों, हमारे संविधान की एक विशेषता है। उसी प्रकार से हमारे संविधान में जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता दी गई है वो भी हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत होता है दोस्तों, यह शीर्ष अदालत होता है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता समझिए, कैसे न्यायपालिका भारत का स्वतंत्र है, कैसे संविधान ने न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए प्रावधान किया है दोस्तों। इस पॉइंट को समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो न्यायपालिका वो कैसे स्वतंत्र है। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र हो इसके लिए ये सारी व्यवस्था की गई है संविधान के द्वारा कि न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, समझे, जो कार्यकाल है वो संविधान में लिखा हुआ है, उसमें किसी तरह का बदलाव संसद नहीं कर सकती है। अगर करती भी है तो न्यायपालिका क्या बोलेगा, बेसिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, न्यायाधीशों की निर्धारित सेवा शर्तें, ऐसा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उसकी सेवा शर्तों को भी संविधान में निर्धारित किया गया है। उनके वेतन, जो भी खर्चा न्यायालय का आता है वो संचित निधि पर भारित होता है दोस्तों। ये भी इसलिए किया गया क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे। संचित निधि पर भारित है मतलब उसमें मतदान वगैरह नहीं होगा, बहस होगा लेकिन मतदान नहीं होगा उसको चेंज वेंज करने के लिए। ठीक है, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज की चर्चा पर रोक, मतलब अगर कोई जज का कोई कामकाज है उसकी चर्चा जो है संसद में नहीं होगी, या कोई हाई कोर्ट का जज है या उसके कामकाज हैं उसकी चर्चा विधानमंडल में नहीं होगी। तो विधायिका में न्यायपालिका के या न्यायाधीशों के कामकाज की चर्चा पर रोक है। क्यों? ताकि
न्यायपालिका स्वतंत्र बना रहे। सेवानिवृत्ति यानी जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं उसके बाद अदालत में काम काज करने पर रोक लगाया गया है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखना और अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, अगर कोई न्यायालय की निर्णय की अवमानना करता है तो न्यायालय उसको दंड दे सकता है। ये सारी जो बातें हैं दोस्तों, ये हमारी न्यायपालिका को क्या बनाती है? स्वतंत्र बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी समस्या आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोबारा से वीडियो को देखिएगा, चूंकि कॉन्सेप्चुअल है दोस्तों, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये टॉपिक बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ये बहुत आसानी से आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, लेकिन जितना मैं समझा दिया हूं, अगर आपको ध्यानपूर्वक अगर आपने सुना होगा तो ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, और इस चैप्टर से आप आराम से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। एक लेक्चर और मैं आप सभी को दूंगा इसका, ठीक है, जो भी हमारे पेड बैच में जुड़े हुए हैं, तो आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आज का लेक्चर कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।